हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपने आए हैं एक टेस्ट सीरीज के साथ में और टॉपिक का नाम है ऊर्जा के स्रोत। इसकी जो लाइव क्लासेस है वो अपनों ने ऑलरेडी अटेंड कर ली है। आज इसका जो है वो एक एमसीक्यू का टेस्ट है, तो सभी ने बड़े ही अटेंटिव होके मेरे साथ में हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए सॉल्व करना है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपको छांटना है कि यहाँ पे जो आपको उदाहरण दिए गए हैं इनमें से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत क्या होगा बच्चों? कि ऊर्जा का वो स्रोत, जैव मात्रा का मतलब है ऊर्जा का वो स्रोत जो जीवों से प्राप्त होता है। तो बताइए जल्दी से अब इसका आंसर क्या होगा। नहीं वाले को छांटना है। लकड़ी किससे प्राप्त होती है? जीवों से। हाँ जी, ठीक है। लकड़ी किससे प्राप्त होती है? जीवों से। गोबर गैस जीवों से प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा क्या जीवों से प्राप्त होती है? नहीं। कोयला किससे प्राप्त होता है? जीवों से। यानी कि ये तीनों अपने पास में ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये जीवों से प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है वो जीवों से प्राप्त होने वाला स्रोत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय ऊर्जा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर स्थित देश का नाम क्या है? पवन से विद्युत उत्पादन। अच्छा, युक्ति का नाम बताइए पहले, इसका आंसर करने से पहले, कि पवन से विद्युत उत्पादन करने के लिए जिस युक्ति को काम में लिया जाता है वो युक्ति कौन सी है? जल्दी से बताइए कौन सी युक्ति है बच्चों? हाँ जी, पवन चक्की। यहाँ पर पवन से विद्युत उत्पादन हेतु पवन से विद्युत उत्पादन हेतु प्रयुक्त जो युक्ति है वो कौन सी है? पवन चक्की, विंड मिल्स। और इसमें प्रथम स्थान कौन से देश का है बताइए? भारत, अमेरिका, डेनमार्क या फिर जापान? हाँ जी, तो बिल्कुल सही उत्तर है डेनमार्क। सबसे पहले पवन चक्कियों के क्षेत्र में जो प्रथम स्थान पे आने वाला देश है वो कौन सा है? डेनमार्क। इसे पवन चक्कियों का देश यानी कि द कंट्री ऑफ विंड माइल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी पवन चक्कियों का स्थापना यहाँ पर की जा चुकी है और बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ से जो है वो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर कि टरबाइन की आवश्यक चाल का बनाए रखने के लिए पवन की चाल किससे अधिक होनी चाहिए? जल्दी से बताइए कि अगर आपको टरबाइन को घुमाना है यानी कि पवन से विद्युत उत्पादन करना है तो कम से कम कितनी जो वेग की पवने हैं वो चलना जरूरी है? बताइए आंसर इसका। तो देखिए यहाँ पर टरबाइन को घुमाने के लिए पवन की चाल पूछा गया है, तो आपको कल मैंने बताया था कि पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम 15 किलोमीटर आवर, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है। अगर इतनी कहीं पर पवनें चल रही है तो वहां पर सफलतापूर्वक पवन चक्की की स्थापना की जा सकती है और पवन चक्की को घुमाकर, टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें कितनी प्रतिशत तक मैथेन गैस होती है? मैथेन गैस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? CH4। ठीक है, कौन सी गैस की बात की गई है? जैव गैस। इसे गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे बायोगैस भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए कि इसका जो मुख्य घटक है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। और उसकी मात्रा कितने प्रतिशत है? हाँ जी, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर कि कितने प्रतिशत होगा।
जी बिल्कुल सही, 75%। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, और मीथेन यहाँ पर कितने परसेंट होता है बच्चों? 75%। ये अपनों ने सारी बातें डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो इन पे ज्यादा वक्त अपने नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। जो नया वर्ड आएगा वो आपको मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? अभी आ गया। अच्छा, बायोगैस का निर्माण कैसे होता है? मुख्य घटक कौन सा होता है बच्चों? मीथेन गैस। कितने परसेंट? 75%। अब इस बायोगैस का निर्माण कैसे होता है? बायोगैस का निर्माण होता है जीवों के अपशिष्ट पदार्थ पर सूक्ष्म जीवों की अपघटनीय क्रियाओं के द्वारा। कैसे निर्माण होता है? जीवों के अपशिष्ट पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की अपघटनकारी क्रियाओं के द्वारा जैव गैस का निर्माण होता है। जैव गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा का कारण क्या है? यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन। क्या होता है पहले ये बताइए मुझे। दो नाभिकों का जुड़ जाना क्या है? नाभिकीय संलयन। जैसे कि हाइड्रोजन के दो नाभिक जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है? कि एक नाभिक का एक से ज्यादा नाभिकों के अंदर टूट जाना। जैसे कि यूरेनियम टूट जाता है एक तो थोरियम के अंदर, प्लस में यहाँ पे क्या निकलता है बच्चों? बीटा कण निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ऊर्जा उत्पादन है उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन है विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, गुरुत्वीय ऊर्जा का परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा या फिर द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे? सही उत्तर है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। और ये द्रव्यमान में परिवर्तन कौन सी समीकरण के अनुसार होता है? आइंस्टाइन के नियम के अनुसार। आइंस्टाइन की समीकरण के अनुसार। और आइंस्टाइन की समीकरण क्या थी? E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वेयर। ऊर्जा में परिवर्तन होगा यदि द्रव्यमान में क्या हो जाए बच्चों? परिवर्तन हो जाए, ठीक है। और यहां पर परिभाषा लिख देते हैं नाभिकीय विखंडन की। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है। उदाहरण भी इसका मैं यहीं पर लिख दूंगी। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक भारी नाभिक का एक भारी नाभिक का एक से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना। वह ऊर्जा विमुक्त करना। वह ऊर्जा विमुक्त करना। इस नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या है बच्चों? हमारे पास उदाहरण है जो यूरेनियम है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, वो टूट जाता है किसमें? थोरियम प्लस बीटा कण में। थोरियम प्लस बीटा कण में। तो यहाँ पर क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है बहुत ही भारी मात्रा के अंदर। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन होता है हल्के नाभिकों का हल्के नाभिकों का जुड़कर भारी नाभिक बनाना।
इसका उदाहरण क्या है कि हाइड्रोजन का जो नाभिक है, ये हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का, कि हाइड्रोजन के हल्के नाभिक जुड़े और हीलियम के भारी नाभिक का क्या कर लिया, निर्माण। तो ये हमारे पास में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सूर्य के क्रोड यानी कि बीच वाले क्षेत्र में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है। देखो, जो हमारे पास में सूर्य है वो असीम ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऐसा स्रोत है जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है सूर्य के मध्य वाले भाग यानी कि क्रोड भाग में चलने वाली अभिक्रियाएं। कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। नाभिकीय विखंडन, रासायनिक क्रिया, रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ जी बताइए जल्दी से, नाभिकीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो लिखा क्या है, रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है, नाभिकीय विखंडन उत्तर क्यों नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देकर बताइए। हाँ जी, एक्टिविटी शो कीजिए अपनी साथ के साथ। देखो बच्चों, नाभिकीय विखंडन उत्तर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो सूर्य का क्रोड क्षेत्र है, इधर समझो बात को। पिछली क्लास में मैंने आपको जब थ्योरी की क्लास ली थी तो समझाया था कि अगर ये सूर्य है तो इसके बीच में दो अभिक्रियाएं चलती है। यहाँ पर हाइड्रोजन भरा होता है और कौन भरे होते हैं, हीलियम। यहाँ पे लगातार अभिक्रिया चलती है कि हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते जाएंगे। क्या होता जाएगा बच्चों, कि हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते जाएंगे और हीलियम का निर्माण कर लेंगे। ये हीलियम वापस टूट जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। देखो हुआ क्या कि हाइड्रोजन के नाभिक थे हल्के नाभिक, वो जुड़े और उन्होंने क्या बना लिया, हीलियम। हीलियम फिर से टूट जाएगा, वापस से क्या बना देगा, हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक। फिर ये हाइड्रोजन के नाभिक क्या करेंगे, वापस से जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक फिर टूटेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के नाभिक। तो यहाँ पर देखो, ये जो अभिक्रिया है ये दोनों दिशाओं में चल रही है, नाभिकीय विखंडन भी हो रहा है और नाभिकीय संलयन भी। यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम बनना क्या है बच्चों, नाभिकीय संलयन। किसका उदाहरण है ये, नाभिकीय संलयन का। इसी के साथ में हीलियम का वापस हाइड्रोजन में टूट जाना किसका उदाहरण है, नाभिकीय विखंडन का। विखंडन का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर एक साथ नाभिकीय संलयन भी हो रहा है और नाभिकीय विखंडन भी, यानी कि दोनों प्रकार की क्रियाएं एक साथ चल रही है। अगर दिशा अग्र है तो पश्च भी है, अभिक्रिया अग्र दिशा में भी जा रही है और पश्च दिशा में भी। और कैसी अभिक्रियाएं हैं ये, रासायनिक। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, क्योंकि संलयन के साथ साथ विखंडन भी चलता है, विखंडन के साथ साथ संलयन भी चलता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं बच्चों, वे ईंधन जो हमें जीवों के अंशों से प्राप्त हुए हैं, जो जीव लाखों हजारों वर्ष पहले जिंदा थे और अब सिर्फ उनके अवशेष मौजूद हैं। वो भूकंप की वजह से या किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से मिट्टी में दब गए, मलबे में दब गए और वहां पर ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका पूर्ण दहन नहीं हुआ। पूर्ण दहन नहीं हुआ तो ना तो वो पूरी तरह से जल पाए, उनके क्या बच गए, अर्ध जले हुए अवशेष। इन्हीं अर्ध जले हुए अवशेषों को आज के समय हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। इनमें से कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स है, इनके बारे में हमें बात करनी है। पेट्रोलियम, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही उत्तर आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। खनिज कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, और जहां से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है उसी के पास हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। ये सारी बातें अपनों ने डिटेल में कर रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक
का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी सा है। इन्होंने बोला कि अगर आपको पानी को गर्म करने के लिए सोलर युक्ति काम में लेनी है, कोई भी सोलर युक्ति है आप उसको काम में ले रहे हो, तो ऐसा कौन सा दिन है जब आप इस सोलर युक्ति को काम में नहीं ले सकते। हाँ जी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कब नहीं ले सकते, जब सूर्य है ही नहीं। जिस दिन सूर्य होगा नहीं उस दिन सौर ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होगी। तो ऑप्शन धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या पवनों वाले दिन। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, बादलों वाले दिन, क्योंकि इस दिन सबसे कम सौर ऊर्जा प्राप्त होगी और जब सौर ऊर्जा ही नहीं आएगी तो अपने उसे विद्युत ऊर्जा या ताप ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वच्छ ईंधन है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छ ईंधन किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। देखो स्वच्छ ईंधन वह ईंधन होता है जिसका कोई भी प्रदूषणकारी प्रभाव हमारी प्रकृति पर नहीं पड़े, जो कंप्लीटली इको फ्रेंडली होना चाहिए और जिसका क्या हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन, यानी कि जिसके जलने से कोई भी हानिकारक गैस नहीं बने, वही हमारा क्या है बच्चों, स्वच्छ ईंधन है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पे स्वच्छ ईंधन की परिभाषा क्या होगी कि वह ईंधन जिसका पूर्ण दहन होता है, जिसका पूर्ण दहन होता है और जो जलने के बाद कोई हानिकारक अवशेष न छोड़े। कोई हानिकारक अवशेष न छोड़े, उसे आप क्या बोलोगे, स्वच्छ ईंधन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सीएनजी, डीजल, जीवाश्म ईंधन या फिर पेट्रोलियम। ये तीनों ही क्या है बच्चों, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। और जब भी ये जलेंगे, इनके जलने के बाद में कोई ना कोई हानिकारक गैस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बने, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड बने या सल्फर का कोई ऑक्साइड बने, कोई ना कोई हानिकारक गैस बनेगी। लेकिन हमारी जो सीएनजी है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक संपीड़ित गैस। ये एक प्रकार का क्या है, स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन के जलने से पूर्ण दहन होता है और किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक गैस यहाँ पे नहीं बनती है, प्रदूषणकारी प्रभाव यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता है। सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा प्राकृतिक संपीड़ित गैस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन की तुलना में कितने गुना अधिक होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला गया कि अगर आप कार्बन परमाणु का दहन करते हो तो जितनी ऊर्जा कार्बन के दहन के बाद में प्राप्त होगी, उसके कितने गुना ऊर्जा आपको नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना या फिर 1 करोड़ गुना। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 1000 गुना। पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको कि जब भी कार्बन का दहन किया जाता है ऊर्जा बनती है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के द्वारा बहुत भारी मात्रा के अंदर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। एक यूरेनियम टूटेगा तो बहुत भारी मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा बनेगी। तो नाभिकीय संलयन की या नाभिकीय ऊर्जा का मान हमेशा अधिक रहता है। और कितना गुना, लगभग 1000 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक रूप से ठोस ईंधन कौन सा है। ठोस ईंधन की बात करनी है और जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें क्या दिए हैं, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शंस हैं पेट्रोल, कोयला, सीएनजी या फिर एलपीजी। तो देखिए सीएनजी और एलपीजी ये दोनों प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इन्हें हमें मानव द्वारा बनाया गया है। जो प्राकृतिक गैस ही उस पर दाब डालकर, उस पर जो है वो प्रेशर डालकर उसे संपीड़ित किया गया और सिलेंडरों में भरा गया। यहाँ पे ऑप्शन है पेट्रोल। पेट्रोल एक द्रव पदार्थ है, ठोस ईंधन नहीं है। फिर बच गया कौन हमारे पास में, कोयला।
इसके लिए हमने एक लाइन भी लिखी थी कि कोयला कार्बन का एक ठोस ईंधन है जो जीवों के अंशों से हमें प्राप्त हुआ है, और इसी कोयले को यूज जो है वो ज्यादातर अपने ताप संयंत्रों के अंदर किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा का वास्तविक एकमात्र स्रोत क्या है। एकमात्र यानी कि जो पहले भी पुराने समय से मौजूद था, आज भी मौजूद है और आगे आने वाले हजारों सालों तक या उससे भी ज्यादा मौजूद रहेगा और असीम ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा कौन सा है? सूर्य, जल, यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन। यूरेनियम भी खत्म हो जाएगा, यूरेनियम के भंडार खत्म हो सकते हैं, जीवाश्म ईंधन भी खत्म हो सकता है। देखो, जल से ऊर्जा बनाओगे तभी ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन जो सूर्य है यानी कि जो सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसीलिए सूर्य के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि सौर ऊर्जा एक असमाप्य और असीम ऊर्जा का स्रोत है। इसे अपनों ने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंदर भी पढ़ा था, सौर ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन, सौर सेल का संयोजन क्या कहलाता है? सौर सेल, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति जिसका उपयोग एक ऐसी युक्ति जिसका उपयोग सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। और ये इनका जब आप संयोजन कर देते हो, यानी कि जब बहुत सारे सौर सेल को जोड़ देते हो, तो जो युक्ति बनती है वो कौन सी है? सोलर प्लेट, सोलर पट्टी या फिर सोलर पैनल। देखो यहाँ पे जो युक्ति बनेगी वो कौन सी है? सौर पैनल है। जो सौर प्लेट है वो एक अलग युक्ति है पैनल से, उसमें सेल का संयोजन नहीं किया जाता है, उसमें अर्धचालकों को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट किस ऊर्जा प्राप्ति के आधार हैं? तप्त स्थल, हॉटस्पॉट क्या होते हैं? पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर मौजूद वे क्षेत्र जिनका तापमान सामान्य सतह से बहुत ज्यादा होता है। और इस ज्यादा होने का रीजन क्या है कि इसके क्रोड के अंदर, इसके नीचे जो है वो भारी धातुएं पाई जाती हैं। उन धातुओं के अंदर अत्यधिक दबाव और अत्यधिक तापमान की वजह से वो गर्म हो जाती हैं और वही ऊष्मा हमारी सतह के ऊपर टेम्परेचर की तरह यानी कि तापमान की तरह निकलती है। ऐसे स्थान को तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी है? सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो ये एनर्जी कौन सी होती है? भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। भूमि के तप्त होने की वजह से, भूमि के गर्म होने की वजह से जो तापमान बना है उससे प्राप्त ऊर्जा। क्या काम होता है इसका? कि इसके द्वारा जल को वाष्प अवस्था में लेके आया जाता है और वाष्पित जल से अपने टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समाप्य ऊर्जा स्रोत है। समाप्य का मतलब क्या है? कि वे ऊर्जा स्रोत जिनका अत्यधिक दोहन करने पर वे समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे स्रोत कौन से हैं? जिनके भंडार सीमित हैं, जैसे कि अपने पास में पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम के भंडार हैं। अगर आप इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, अति दोहन करोगे, तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्य ऊर्जा स्रोत क्या है? वे ऊर्जा स्रोत या वे ऊर्जा भंडार जो सीमित मात्रा में है, जिनके अति दोहन यानी कि अत्यधिक उपयोग की वजह से वे समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम क्या होता है? अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता।
ऑप्शन क्या है, ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, इनको रिन्यू किया जा सकता है और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस यानी कि बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी बोलते हैं, इसका मुख्य घटक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर हीलियम। तो CH4 क्या होता है? मीथेन। और लगभग ये बायोगैस में कितनी होती है? 75%। मुख्य घटक यही मीथेन गैस बनाती है। जो प्राकृतिक गैस अपनों ने पढ़ी है, उस प्राकृतिक गैस के अंदर भी जो मुख्य घटक है वो मीथेन ही होता है, CH4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी है? पीछे अपनों ने पढ़ा था कि जब सौर सेल का संयोजन किया जाता है तो सोलर पैनल बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब सौर सेल का निर्माण किया जाता है तो कौन सी धातु को काम में लिया जाता है? यहाँ पे एक्चुअल में धातु काम नहीं आती है, यहाँ पे उप धातु काम आती है। उप धातु क्या होती है? वह धातुएं जिनमें कुछ गुण अधातुओं के भी उपस्थित होते हैं, अर्थात वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के समान गुण प्रदर्शित करती है, उन्हें उप धातु कहा जाता है। और यहाँ पे उप धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम या फिर सिलिकॉन। तो सही उत्तर क्या होगा? सिलिकॉन जैसी उप धातुओं को काम में लेकर हम सोलर सेल का निर्माण करते हैं। सिलिकॉन के अलावा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता था जर्मेनियम का। जर्मेनियम को भी सिलिकॉन की जगह काम में लेकर सोलर सेल जो है वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर सोलर सेल किसके बनाते हैं? सिलिकॉन के। तो ये तीनों अपने पास में धातुएं हैं और ये किसका उदाहरण है? उप धातु का। इसी को अपने सोलर सेल को बनाने के काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के लिए किसी भारी जल का नाम क्या है? भारी जल क्या होता है? सामान्य जल का फॉर्मूला होता है H2O। जो सामान्य नॉर्मल वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O। भारी जल अपने जैसे जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं उनमें डाला जाता है। शुद्ध जल होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि काम में नहीं ली जाती। इसमें सामान्य हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का समस्थानिक काम में लिया जाता है और उसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। सामान्य हाइड्रोजन जो है उसको काम में लेने के बजाय हाइड्रोजन के ही दूसरे समस्थानिक ड्यूटेरियम को काम में लिया जाता है, इसीलिए इसे D2O लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? D2O, जहां पे D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम को। इसका जो द्रव्यमान होता है वो सामान्य जल से अलग निकलता है। इसका रीजन क्या है कि सामान्य हाइड्रोजन ये होती है जिसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग भी कितना है? 1 है। लेकिन जो ड्यूटेरियम है, इस ड्यूटेरियम को ऐसे लिखा जाता है 1H2। यहाँ पे एक प्रोटॉन के साथ में एक न्यूट्रॉन है, यानी कि इसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है, और भारी होने के कारण इसे क्या बोल दिया गया? भारी जल। और इसी जल को जो है वो अपने नाभिकीय ऊर्जा के लिए कहाँ पे काम लेते हैं कि जहाँ पे नाभिकीय भट्टी है, यानी कि जहाँ पे यूरेनियम का विखंडन किया जा रहा है, उसके चारों तरफ एक भारी परकोटा बनाया जाता है, भारी दीवारें बनाई जाती है, उनके अंदर इस जल को डाला जाता है। क्यों डालते हैं? ताकि ये हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर ले और जो ब्लास्ट जैसी कंडीशन है, विस्फोट जैसी कंडीशन है, उनसे बचा जा सके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ईंधन का चयन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ते हैं। यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है, जिसे बोला जाता है कैलोरी मान, कैलोरी ऊष्मा मान। अब ये कैलोरी ऊष्मा मान क्या है कि कोई भी जो हमारे पास में ईंधन है उसके पर ग्राम के जलने से कितनी कैलोरी की मात्रा जो है वो निकलती है। ऊष्मा को हमेशा कैलोरी में अभिव्यक्त किया जाता है और 1 ग्राम के जलने पर 1 ग्राम के दहन से जितनी कैलोरी ऊष्मा रिलीज होती है वो उसका क्या है? कैलोरी ऊष्मा मान। हमारे लिए अच्छा ईंधन वही है जिसकी मात्रा कम इस्तेमाल हो लेकिन ऊर्जा उत्पादन क्या हो? ज्यादा। तो कैलोरी ऊष्मा मान क्या होता है? किसी ईंधन के 1 ग्राम के दहन से विमुक्त ऊर्जा।
विमुक्त ऊर्जा का मान। जितना ज्यादा कैलोरी ऊष्मामान होगा उतना ही ईंधन अच्छा होगा। तो इसके जब ईंधन का चयन करते हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला, क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है? इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं ईंधन ऐसा तो नहीं है जिससे प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। क्या यह आसानी से उपलब्ध है? अच्छा ईंधन वही है जो आसानी से सबको मिल जाए, जो थोड़ा सा चीप हो यानी कि सस्ता हो। तो ये जो उपरोक्त सभी कथन है, इन सबको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप एक अच्छे ईंधन का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह युक्ति जो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जिसको आप जो है वो विद्युत उत्पादन के लिए काम में ले सकते हो, जिससे आप टरबाइन के पंखे को घुमाकर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो युक्ति है इसे क्या बोला जाता है? सोलर कुकर। सोलर कुकर किसके लिए यूज की जाती है? सौर ऊर्जा के लिए। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इसको काम में लिया जाता है। पवन चक्की, परमाणु ताप बिजली घर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये हमारे पास में उत्तर क्या होगा? पवन चक्की यानी कि विंड मिल्स। इनके द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर के जल से ऊर्जा किन रूपों में प्राप्त होती है? यहाँ पर महासागरीय ऊर्जा की बात की गई है और महासागरीय ऊर्जा के 3 प्रकार अपनों ने पढ़े थे। पहला प्रकार कौन सा था? अपने पास में तरंग ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, और उसके बाद में अपनों ने कौन सी ऊर्जा पढ़ी थी? ज्वारीय ऊर्जा। तो हमें उन्हीं रूपों की छंटनी करनी है जो महासागरों से प्राप्त होती है। ऑप्शंस देखो, सागरों की लहरों से ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागर ताप ऊर्जा या फिर उपयुक्त सभी। ये जो लहरों से उत्पन्न ऊर्जा है इसे तरंग ऊर्जा कहा जाता है। महासागरों में जल की लहरों से उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? तरंग ऊर्जा। और ये तीनों ही प्रकार किसके हैं? महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र में प्राप्त स्लरी में उपस्थित यौगिक है। स्लरी, स्लरी क्या होता है कि जब आपने जो अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा किया था बायोगैस बनाने के लिए, उसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या करवा लिया? अपघटन। तो जो बचा हुआ पदार्थ था उसमें से बायोगैस निकल गई, अलग उसे अलग इकट्ठा कर लिया, और जो बचा हुआ पदार्थ था जिसे खाद की तरह अपने काम में लेने वाले हैं उसे स्लरी कहा जाता है। इस स्लरी को खाद की तरह काम में लेने के फायदे क्या है कि इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? जितने भी जैविक घटक थे उन सब का विखंडन कर देंगे, और विखंडन के द्वारा जो हमारे जटिल तत्व थे उन्हें सरल तत्वों, सरल यौगिकों के अंदर परिवर्तित कर देंगे। और इन यौगिकों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हम जब पादपों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक तत्व होते हैं पादपों की वृद्धि के लिए, और इनकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से ही स्लरी को खाद की तरह काम में लेते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन 1 व 2। तो उत्तर क्या होगा? फास्फोरस व नाइट्रोजन। इन दोनों की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ही अच्छी खाद के रूप में भी काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पवन से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा। क्या पवनें ठहरे होने का भी गुण प्रदर्शित करती है? पवनें कहते किसे हैं कि जब हवाएं चलती है तो उन्हें पवनें कहा जाता है, और जब आप चलोगे तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब आप ठहरे हुए हो उस समय आपके शरीर में जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे जल को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो ठहर जाने की वजह से जो ऊर्जा प्रदर्शित करता है वो स्थितिज ऊर्जा है। पवनें कभी भी ठहरती नहीं है, हमेशा चलती रहती हैं, तो ये कौन सी ऊर्जा प्रदर्शित करती है? गतिज ऊर्जा। यही क्वेश्चन अगर जल के संबंध में होता तो जल ऊर्जा अपने दोनों प्रकार की पढ़ते, एक अपने पढ़ते गतिज ऊर्जा, दूसरा अपने पढ़ते स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं जल में पाई जाती हैं, लेकिन पवनों में एक ही प्रकार की ऊर्जा होती है। तापीय ऊर्जा कहाँ मिलती है? एक तो भूतापीय संयंत्रों के द्वारा, दूसरा महासागरों के जल के गर्म होने के द्वारा भी तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? पहला कथन देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है।
उच्च दाब पर निकलती ऊर्जा विद्युत टरबाइन घुमाने के लिए काम में ली जाती है। न्यूजीलैंड व अमेरिका में इस पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं, या फिर कथन है कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे देखिए भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात हुई है, तो भूतापीय ऊर्जा की अपने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में काम में ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो ऊर्जा है उससे क्या करते हैं, जल को वाष्प में परिवर्तित करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। दोनों कथन सत्य है। तीसरा कथन, न्यूजीलैंड व अमेरिका दोनों में ही हमारी भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो विद्युत संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं। यानी कि यहाँ दिए गए तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? सोलर सेल, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहले क्या बोला गया है कि इनका प्रयोग हाथ की घड़ियों एवं कैलकुलेटर में होता है, रेडियो या बेतार संचार तंत्रों तथा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर पैनल उपयोग में लिए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्पकों तथा बहुत से खिलौनों में भी सौर सेल लगे होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये यहाँ पर जितनी भी युक्तियां दी गई है, ये सारी की सारी युक्तियां सौर सेल पर संचालित की जा चुकी है। पहले सौर सेल को सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लेते थे सोलर प्लेट के द्वारा, घरों में थोड़ी बहुत बिजली उत्पादन में काम में लिया जाता था या खेतों में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज अपनों ने इतनी युक्तियां बना ली है कि लगभग हर क्षेत्र के अंदर अपने सोलर सेल को काम में ले सकती हैं। तो यहाँ पर दिए गए जो सारे कथन है वो क्या है, सत्य है। सौर सेल के क्षेत्र में सौर सेल होते क्या है, वे सेल जो सौर ऊर्जा से चलेंगे, सौर ऊर्जा से चलने वाले सेल को सोलर सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता यदि वह एक बार समाप्त हो गया। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो एक बार अगर खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, हमें उसी की छंटनी करनी है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या फिर जल ऊर्जा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और ऑप्शन नंबर 4, ये चारों के चारों नवीनकरणीय के उदाहरण हैं। इनसे आप ऊर्जा लगातार बना सकते हो, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। दूसरा, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है वो कैसा है, अनवीनकरणीय, और इसे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। इसको अपने पुराने समय से काम में ले रहे हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक और काम में लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, दोबारा बनना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि इनको बनने में बहुत लंबा समय लगा था, उतना ही दाब, उतनी ही पर्यावरणीय स्थितियां दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि परमाणु संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। परमाणु संयंत्र, जहां पर परमाणु भट्टियां लगाई गई है और जहां पर नाभिकीय ऊर्जा को काम में लिया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, ऐसे जो संयंत्र है उन्हें परमाणु संयंत्र कहा जाता है। अर्थात परमाणुओं यानी कि नाभिकों पर आधारित संयंत्र। यहाँ पे कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं, जल, प्लूटोनियम, जीवाश्म ईंधन या फिर जल ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन, जल 2 बार आ गया। इसको पवन ऊर्जा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो क्या है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम की जगह यूरेनियम को भी काम में लिया जाता है, प्लूटोनियम को काम में ले लो या फिर यूरेनियम को, दोनों ही क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, लगातार टूटते रहेंगे और टूटने की वजह से ये हल्के नाभिकों में परिवर्तित होंगे। यहाँ पर भारी नाभिक का हल्के नाभिक में जो परिवर्तन होगा, जब द्रव्यमान यहाँ पे परिवर्तित होता है तो द्रव्यमान परिवर्तन की वजह से बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा बनती है। दोनों ही नाभिकीय विखंडन प्रदर्शित करेंगे, संलयन प्रदर्शित नहीं करेंगे। संलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है सौर ऊर्जा, जिसमें नाभिकीय विखंडन भी चलता है और संलयन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका बिना ज्वाला के दहन होता है, गैस, चारकोल, लकड़ी या फिर उपले। गैस जलती भी देखी होगी, लो यानी कि फ्लेम बनती है, ज्वाला बनती है। लकड़ी को जब दहन करते हैं तो ज्वाला बनती है, यहाँ पर भी फ्लेम बनती है। उपले,
गोबर के जो उपले हैं उनको जलाने पर भी क्या होता है, धुआं निकलता है, ज्वाला उत्पन्न होती है। लेकिन जो चारकोल है, चारकोल क्या है, कार्बन का एक स्वरूप, कार्बन का एक अर्ध ठोस स्वरूप होता है चारकोल। जब चारकोल का दहन करवाया जाता है तो चारकोल के दहन से किसी भी प्रकार की ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, सीधा ही ये क्या करता है, कार्बन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जो असामान्य या फिर आप बोलो शुद्ध कार्बन था, वो कार्बन के किसी ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। इसे बिना ज्वाला के दहन भी कहा जाता है। इसका उदाहरण चारकोल है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, सौर पैनल में किस धातु के प्रयोग के कारण वे महंगे होते हैं। जो सोलर प्लेट है, सोलर पैनल है, उनके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसका रीजन एक बहुत ही महंगी धातु की उपस्थिति है। धातु कौन सी है, तांबा, सोना, चांदी या फिर प्लेटिनम। तो यहाँ पर चांदी को काम में लिया जाता है सोलर प्लेट के तार बनाने के लिए। इस चांदी के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, और उसी गति की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो चांदी महंगी होने के कारण सोलर पैनल भी कैसे होते हैं, महंगे। तो ये अपने कुछ एमसीक्यू थे इस टॉपिक के। इन्हीं के साथ में आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर से मिलते हैं एक अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।